कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था संसद की भाषा क्या है, अर्थात जो संसद में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा क्या है, उसकी जो भी बेसिक चीजें थी हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया। संसद की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देते हैं संसद की प्रक्रिया क्या है, अर्थात आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 118। इसमें क्या है, संसद की प्रक्रिया के बारे में उल्लिखित है। संसद की प्रक्रिया, कल हम लोगों ने अनुच्छेद 120 को देखा था, संसद की भाषा। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 118। हालांकि कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा इस पे की थी संसद की प्रक्रिया के बारे में। आज हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि इसमें से कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। तो संसद की प्रक्रिया है क्या? तो संसद की प्रक्रिया जो भी संसद के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही है। हमने आपको क्या बताया था कल की क्लास में? कल की क्लास में हम लोगों ने बताया था कि एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आहूत किए जाते हैं। 3 सत्र सामान्यतः आहूत होते हैं। एक वर्ष में 3 सत्र आहूत होते हैं, लेकिन 2 सत्रों की बाध्यता है कि 2 सत्र तो होने ही होने चाहिए। और उसमें भी क्या है कि जो प्रथम सत्र की अंतिम बैठक है और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच में, जैसे एक बैठक चल रही है, इसकी जो अंतिम बैठक है और दूसरे क्या है जो दूसरा सत्र चलेगा, उसकी पहली बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये तो बाध्यता है। लेकिन प्रमुख क्या है कि एक वर्ष में 3 सत्र आहूत होते हैं। हमने आपको बताया भी था कौन कौन से सत्र, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, या कब से कब तक चलता है, इसको भी हमने बताया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो ये सत्र आहूत होते हैं, सत्र का मतलब जब जैसे सांसद महोदय अपने अपने क्षेत्र से चुने जाते हैं, जनता के बीच रहेंगे तभी जनता की परेशानी को समझेंगे कि हमारे जनता के लिए, हमारे जो हमको चुनने वाले लोग हैं उन्हें किस चीज की जरूरत है। लेकिन अगर जनता के बीच में ही रहेंगे तो देश के लिए शासन सत्ता कैसे चलेगी? कानून बनाने की जो प्रक्रिया है संसद से चलती है। तो अब अगर अपने क्षेत्र में ही सारे लोग रहेंगे तो ये जनता के लिए कानून कहां से बनेगी, व्यवस्था कहां से बनेगा? तो इसके लिए क्या होता है कि एक सत्र आहूत किया जाता। अब जैसे ये तो है नहीं कि जब भी मर्जी आए जिस सांसद का वो दिल्ली पहुंचे और पूछे कि संसद में हमारी सीट किधर है, या हम देश के लिए कानून बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि एक समय निर्धारित है कि इस दौरान राष्ट्रपति महोदय सभी लोगों को जब आमंत्रित करेंगे उस समय में, तो जब सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा अर्थात संसद की बैठक के लिए बुलाया जाता है, तो उस समय जितने भी सांसद हैं सब संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं और उस समय संसद की कार्रवाई चलती है। तो जो इस दौरान जो संसद का सत्र होता है, तो जब सांसदों की बैठक होती है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संसद की प्रक्रिया। तो सबसे पहले इसमें हमें ये जानना है कि आज इस क्लास में संसद की प्रक्रिया में हमको पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना क्या है कि जो ये बैठक होती है, सांसद लोग एकत्रित होते हैं, संसद भवन में बैठते हैं, देश के लिए व्यवस्था बनाते हैं, चर्चा करते हैं कहाँ किस चीज की जरूरत है या क्या कानून पास कर दिया जाए। तो ये सब चीजों के लिए जो बैठक होती है, सत्र चलते हैं, बैठक होती है, तो सबसे पहला होता है कि ये बैठक सुबह कितने बजे प्रारंभ होती है या शाम को कितने बजे समाप्त होती है। तो ये बैठक सुबह ही 11 बजे प्रारंभ होती है। देखिए आराम से नहा धो के, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, 9 बजे पहुंचना, 10 बजे पहुंचना है। आराम से 11 बजे प्रारंभ होती है और ये शाम को 6 बजे समाप्त होती है। 6 बजे जाके ये समाप्त हो जाएगी बैठक। ये एक सामान्य शेड्यूल है। फिर भी अगर चाहे व्यवस्थापिका तो इसमें परिवर्तन कर सकती है। व्यवस्था बनाने वाले का जो संसदीय व्यवस्था है उसमें से अगर ये चाहे तो इसमें फिर फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन ये सामान्य शेड्यूल क्या है संसद की बैठक का, 11 बजे से 6 बजे तक बैठकें होती है। तो अब हमें पढ़ना क्या है कि इन 11 बजे से 6 बजे के बीच में संसद की प्रक्रिया चलती है, अर्थात पूरे दिन का जो शेड्यूल है, इस दौरान ये लोग करते क्या है, संसद में क्या क्या होता है।
तो हम समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से हम इसको समझते हैं। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो कहीं से भी पेपर में प्रश्न निकल के आए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप सीधे उठा के संसद का नहीं अपने ऊपर रख लीजिए। जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्या होता था कि एक लंच होता था, लंच होता था ना। अब लंच ब्रेक, ये है लंच ब्रेक। कुछ क्लास इधर चलते थे तो कुछ क्लास लंच से पहले चलते थे ना? नहीं, बिल्कुल। तो यही चीज उठा के आप संसद में रख लीजिए कि कुछ क्लास जो है लंच से पहले चलेंगी और कुछ क्लास लंच से बाद। चल कब रहा है? 11 बजे से चलना शुरू हुआ संसद, अर्थात 1 बजे तक। उसके बाद अब 1 बजे लंच हो गया। भाई अपना भी लंच तो होता था ना, स्कूल कॉलेज में जब लंच होते थे तो वो भी तो होते थे कि बीच में कुछ क्लास पहले चलती थी, कुछ क्लास लंच के बाद चलती थी, उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो ये क्या होता था कि संसद की कार्रवाई 11 बजे से चलना शुरू हुई, तो 11 बजे से 1 बजे तक बैठक चली, पहले सब लंच से पहले की। उसके बाद दूसरा चलेगा। अब 12 से 1 बजे से बाद 2 बजे लंच हो गया। अभी 11 से 12 एक पीरियड चला और 12 से 1 दूसरा चला। 11 से 12 एक पीरियड चला, एक क्लास चली। और जब 12 बजे 12 से 1 दूसरा क्लास चला, उसके बाद लंच हो गया। लंच के बाद क्या हुआ? 2 बजे से लेके ये 6 बजे तक संसद का दूसरी बैठक चली। भाई लंच के बाद खा पी के चलेंगे ना, दिन भर जब काम करेंगे तो सुबह जैसे आप निकल गए, 11 बजे पहुंच गए संसद भवन। संसद भवन पहुंचे, 12 बजे तक कार्रवाई में शामिल रहे। आपको कुछ तो खाना पीना भी चाहिए, ऊर्जा रहेगी तभी तो आप काम करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ? लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद पुनः बैठक हुई 2 बजे से और 6 बजे तक। उस दिन की संसदीय कार्रवाई की जो प्रक्रिया है 6 बजे समाप्त होगी, फिर अपने अपने घर चले जाइए, वे अपने अपने आवास पर चले गए। तो हमें आज पढ़ना क्या है कि इस दौरान जो भी है, लंच से पहले क्या कार्रवाई होती है या ये जो कार्रवाई होती है इसको क्या कहते हैं, या लंच के बाद जो संसद की प्रक्रिया चलती है उसमें क्या होता है। ये जो संसद के पूरे दिन का शेड्यूल है, जो पूरे दिन का प्रोसेस है, आज की क्लास में हम लोग उसी को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है तो इसे संसदीय भाषा में कहते क्या है। अब हम देखते हैं कि जो लंच से पहले जो समय है, अर्थात 11 बजे से लेके 12 बजे तक संसदीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, जो कार्रवाई चलती है। तो 11 बजे से 12 बजे ये है पहला पीरियड, पहला समय। अपने ऊपर देखिएगा, अपने जो शिक्षा जीवन का जो काल था उसी के हिसाब से समझिएगा। 11 बजे से 12 बजे लंच से पहले क्या है? 11 बजे से 12 बजे पहली क्लास चल रही है। तो पहली क्लास को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। अभी हम देखते हैं इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे या क्या इसमें क्या है। जैसे प्रश्नकाल से ही आप लोग समझ लिए कि प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, हम देखते हैं। पहला काल हो गया 11 बजे से 12 बजे। पुनः जो है 12 बजे से 1 बजे का क्लास चली, 1 बजे। उसके बाद हो जाएगा लंच। तो ये जो है शून्यकाल है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे जो संसदीय कार्रवाई चलती है उसे शून्यकाल कहा जाता है, और 11 बजे से 12 बजे जो चलती है संसदीय कार्रवाई उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। अब हम देखते हैं कि इस 11 बजे से 12 बजे के बीच में कितने तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने कहा ना कि प्रश्नकाल से आप लोगों ने समझ लिया, भाई हमें क्या कहना, प्रश्नकाल से मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। शून्यकाल में क्या होता है? इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो 11 बजे से शुरू होती है संसद की कार्रवाई और ये 12 बजे तक जो चलती है, अर्थात अभी जो हमने आपको बताया था प्रश्नकाल, इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला यहां से पेपर में एक चीज प्रश्न पूछता है कि इस प्रश्नकाल की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रश्नकाल सबसे पहले शुरू कहां से हुआ। तो हम लोगों ने संसदीय प्रक्रिया कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। तो इस प्रश्नकाल की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई 1721 ईस्वी में। 1721 ईस्वी में इंग्लैंड से ये प्रक्रिया प्रश्नकाल की शुरू हुई। अब
अगला चीज क्या है कि ये भारत में सबसे पहले कब शुरू हुआ। तो जैसे पेपर में प्रश्न पूछेगा इसलिए यहां से प्रश्न पूछता है क्योंकि हम लोग यही समझेंगे कि जब से संसद हमारे सुचारू ढंग से शुरू हुई, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद से ही शुरू हुई होगी। लेकिन यह प्रश्नकाल की प्रक्रिया उससे पहले ही शुरू हो गई। हमने जब आपको पढ़ाया था 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें हमने आपको बताया था कि प्रश्नकाल अर्थात प्रश्न पूछने की जो पहली व्यवस्था हम लोगों को मिली, हमने अधिकार मिला, वो 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जो है प्रश्नकाल कहां से शुरू हुआ, तो 1721 ईस्वी में इंग्लैंड से शुरू हुआ। और भारत में यह परंपरा कब से शुरू हुई, प्रश्न पूछने का अधिकार कब से मिला, तो 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हमें यह अधिकार मिला। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और संविधान पूरी तरह से देश के ऊपर लागू कर दिया गया, तो यह कहा गया कि हमारे जो संसदीय व्यवस्था है उसमें पहला घंटा 11 बजे से कार्रवाई चालू होगी और 12 बजे का जो पहला घंटा है, पहला समय है 1 घंटे का, उसमें हम प्रश्न पूछेंगे। यह प्रश्नकाल होगा। अब प्रश्नकाल हो गया, लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ये व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था ये बनाई गई कि आप तरोताजा होकर घर से आ रहे हैं, ऊर्जावान हैं, आप किस तरह का प्रश्न पूछ लेंगे, संबंधित मंत्री जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, या ऐसी कोई व्यवस्था सुबह सुबह ना शुरू हो जाए जिससे अव्यवस्था फैल जाए। भाई आप संसद की कार्रवाई देखते हैं ना कि जब दूसरा घंटा चलता है, जो हम शून्यकाल भी बताए हैं, उसमें ज्यादा हो हल्ला होता है। अगर सुबह सुबह हो हल्ला शुरू हो गया तो पूरे दिन की कार्रवाई जो है बाधित हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न काल के दौरान जो भी प्रश्न पूछना आप पूछिए, लेकिन इसकी सूचना आपको 10 दिन पूर्व देनी होगी। 10 दिन पूर्व देनी होगी। किसे देनी होगी? संबंधित सदन के अधिकारी को। अधिकारी का मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नहीं, अधिकारी को देना होगा। अधिकारी का मतलब जो सचिव होता। सचिव कौन होता है? सचिव आईएएस होता है। चाहे वो मंत्री जी का सचिव हो, सांसद जी का सचिव हो या सदन का सचिव हो, वो एक आईएएस होता है। तो इसकी सूचना 10 दिन पूर्व जो है संबंधित अधिकारी को देना होगा। और अधिकारी क्या करेगा? मंत्री जी को जो तैयारी करवा देगा कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका जवाब ये है, आप इस हिसाब से इसका जवाब दे दीजिएगा। इसकी सूचना 10 दिन पूर्व जो है अधिकारी को देनी होगी। इसमें प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं? तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यतः 2 ही प्रश्नों की बात की जाती है, लेकिन हम बताते हैं आपको कि 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है तारांकित प्रश्न। तारांकित दूसरा है अतारांकित, तीसरा है अल्प सूचना, नहीं उसमें जैसे आपसे 10 दिन कह दिया गया, लेकिन अल्प सूचना, चलिए अभी हम देखते हैं ना कि इस अल्प सूचना का क्या प्रोसेस है यहाँ पर। अभी हम केवल यही समझते हैं कि इस प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कौन सा? तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित, तीसरा अल्प सूचना, चौथा है गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य से, गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं तारांकित प्रश्नों की क्या विशेषता है। पहला है तारांकित। इसे तारांकित क्यों कहते हैं? इस पे जो है तारा अंकित होता है, इस पे तारा अंकित होता है। और इस प्रश्न की विशेषता क्या है? ये मौखिक है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ओरल है। मौखिक का मतलब है कि आप जो है खड़े हो गए, आपने बोलना शुरू कर दिया, ओरल, मुंह से बोलना शुरू कर दिया, और संबंधित मंत्री जी है उसके सामने जो है वो भी मौखिक ही जवाब देंगे। इसे तारांकित क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे तारा अंकित है।
अब जैसे तारांकित क्यों किया जाता है, आपने प्रश्न की सूचना दे दिया संबंधित अधिकारी को। हमने कहा ना कि किसी की सूचना आपको 10 दिन पहले देना होगा, चाहे तारांकित हो अतारांकित हो, आपको सूचना जो भी प्रश्न पूछना उसकी सूचना आपको 10 दिन पहले संबंधित अधिकारी को देना होगा। अब अधिकारी कैसे जानेगा कि ये मौखिक वाला प्रश्न है कि लिखित वाला है? तो अगर आपने अपने प्रश्न के सम्मुख तारा अंकित कर दिया, स्टार अंकित कर दिया, तो संबंधित अधिकारी समझ जाएगा कि ये तारांकित वाला है, अर्थात मौखिक प्रश्न होंगे। मौखिक प्रश्न अब 1 घंटे का समय है, तो मौखिक वाले में आप ज्यादा से ज्यादा जो है 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई इतना सदस्य होते हैं, अगर सभी लोग शुरू कर देंगे तो भाई कैसे काम चलेगा? इसलिए अधिकारी को सूचना देनी होती है। अब अधिकारी सूचना पा गया तो वह व्यवस्था के तहत जो शुरू करवाएगा, भाई आप पूछिए फला आदमी, जैसे देखते नहीं तो अध्यक्ष नाम पुकारता है कि श्रीमान ये फला आदमी खड़े हो जाएं और अपनी बात रखें, अपना प्रश्न पूछें। तो यहाँ पर व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो है ये 10 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है और इसमें अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई ये अगर सभी लोग पूछने का मौका मिलेगा, 1 ही घंटा है, 1 ही घंटे में सबको पूछना है, तो कितने लोग पूछ लेंगे? तो इसलिए कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। भाई मंत्री जी को जवाब भी देना होगा। ये जो मौखिक है इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न, यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस प्रश्न से जो है पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब अपने दिमाग से समझिए, अपने हिसाब से समझिए, रटने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। पूरक का मतलब हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आया कि इसमें जो है आपने से कोई प्रश्न पूछा, जैसे हमने आपसे प्रश्न पूछा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे पहले। तो अब हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि अच्छा प्रधानमंत्री तो थे ये पहले, लेकिन कब से ये प्रधानमंत्री बने? तो उससे संबंधित जो दिमाग में बात उठी, आपने पुनः पूछने की प्रयास किया, पूछा कि हम ठीक है प्रधानमंत्री तो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन ये कब से थे? तो ये जो कब से थे आपके दिमाग में उठा या आपने पूछा, ये पूरक प्रश्न है। तो इस भाई मौखिक वाले में तो पूछ सकते हैं जो मुंह से बोला जा रहा है, अगर ये लिखित होता तब थोड़ी पूछ सकते हैं आप पूरक प्रश्न। लिखित होगा तो आपको आपने लिख के दे दिया, हमने आपको लिख के जवाब दे दिया। अब जब आप जाएंगे घर पे पढ़ेंगे या कहीं जाके पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन आएंगे तो उस दिन तो आप जवाब नहीं कर सकते ना, सवाल नहीं कर सकते ना। जैसे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हमने आपको लिख दिया, आपने उसको अपने कॉपी पर या जो नोट्स बुक है उसमें लिख लिया। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तभी तो उससे आपको प्रश्न निकलेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारी बातचीत हो रही है, इसमें आपको अगर तत्काल कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आप उसका जवाब तुरंत पूछेंगे। हम मुंह से बोल रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, आप भी तो आप ओरल ही मौखिक तरीके से पूछ रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं कि ये तारांकित प्रश्न है, जो मौखिक है, ओरल है, इसका जवाब भी मौखिक है। भाई हमसे आप मौखिक पूछेंगे तो हम आपको जवाब भी मौखिक देंगे। आप हमको लिखित पूछेंगे, जैसे हम लोग क्या होता है कि अभी हम आपसे कहते हैं कि खड़ा होकर आप बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या है, तो आप जो खड़े होकर बोलेंगे ये तो मौखिक तरीके से हमने पूछा और मौखिक तरीके से आपने जवाब दे दिया। लेकिन जब हमारा टेस्ट होते हैं, टेस्ट जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिखित क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लिखित जवाब भी तो उसके देते हैं। तो इसे जो है जो मौखिक है उस पर स्टार अंकित करके दे देगा संबंधित अधिकारी को, तो संबंधित अधिकारी समझ जाएगा कि ये जो है तारांकित प्रश्न है, अर्थात मौखिक प्रश्न है। तो इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा अतारांकित। अतारांकित प्रश्न। अब तारांकित है, इसमें अतारांकित अर्थात यह तारा अंकित नहीं होगा, यह तारा अंकित नहीं है। दूसरा क्या है कि यह मौखिक है, तो यह जो है यह लिखित प्रश्न है, यह लिखित प्रश्न होंगे। अब लिखित प्रश्न है तो चूंकि यहां मौखिक प्रश्न था इसलिए यहां पूरक प्रश्न पूछे जाते थे, तो अतारांकित वाले में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। यहां मौखिक का मतलब व्यवस्था बनाने के लिए 20 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लिखित में आप कितना भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां लगभग 230 प्रश्नों की पूछने की छूट है कि आप 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न में जो है लिखित मिल रहा है तो लिखित जवाब भी देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अल्प सूचना वाला क्या प्रोसेस है। अल्प सूचना के जो प्रश्न है, अल्प सूचना का मतलब ही आप समझते हैं थोड़े समय में दी गई सूचना। अभी हमने क्या कहा कि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो 10 दिन पूर्व संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी। लेकिन आप बताइए कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि यकायक आ जाती है। जैसे आपके क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था अव्यवस्था फैल गई, जैसे मान लीजिए हम आपको उदाहरण के तरीके बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है या मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और आपकी एरिया में नदी है और इस नदी में बांध जो टूटने के कगार पे आ गया और ये समय आपके लिए 10 दिन देने के मूड में भी नहीं है, बांध टूटने ही वाला है, नदी उफान पे है। अब जब उफान पे बांध टूटने वाला है तो आपकी जनता के लिए व्यवस्था पैदा होने वाली है। अब ये सोचिए कि अरे हमको तो प्रश्न पूछना था संसद में, हमको कार्यवाही में बताना था कि संबंधित मंत्री जी हमारे क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो अव्यवस्था फैलने वाली है, बांध टूटने वाला है, तो अब 10 दिन पूर्व सूचना देनी है। लेकिन यहाँ क्या है कि 10 दिन का समय ही नहीं है। तो संसद में संविधान निर्माणकर्ताओं ने व्यवस्था बना कि अगर कोई यकायक अकस्मात कार्य आ जाए, यकायक कार्य आ जाए अर्थात अकस्मात अव्यवस्था फैलने वाली हो जाए और उसको कार्रवाई में शामिल करना अति आवश्यक है, तो आप 10 दिन पूर्व भी कुछ समय पूर्व सूचना देके उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्री जी से। अल्प सूचना का मतलब कम समय के सूचना देके भी आप पूछ सकते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी से कह सकते हैं कि आप बताइए कि इसके लिए आपने क्या किया, जो हमारे क्षेत्र में अव्यवस्था फैल रही है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया बांध टूट जाएगा और हमारी जनता जो है बाढ़ में जो है परेशान हो जाएगी, हमारा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी है आप अल्प सूचना के तहत भी प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्री जी से। ये तीनों प्रश्न तो मंत्री जी से पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले। लेकिन एक बात बताइए कि हमारे यहाँ संसद की संख्या इतनी है, हमने आपको बताया था जब प्रधानमंत्री वाली क्लास चल रही थी, मंत्रिपरिषद वाली क्लास चल रही थी, तो हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 75 की उपखंड 1 का जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में क्या किया गया? उपखंड 1 का जोड़ दिया गया। उपखंड 1 का क्या कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री सहित। कुल सदस्यों के केवल 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बनाए जाते तो भाई हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता। अब सभी सांसद तो मंत्री बन नहीं सकते, लेकिन सबका तो क्षेत्र है, सभी को तो जनता के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और अगर नहीं करेंगे तो भाई अव्यवस्था फैलेगी। अगर केवल मंत्री जी से ही प्रश्न पूछा जाएगा, मंत्री जी की जवाबदेही होगी, तो बाकी सदस्यों का क्या होगा? और सभी सदस्यों को मंत्री बनाया नहीं जा सकता। तो सभी सदस्यों को जब मंत्री नहीं बनाया जा सकता अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 के का के तहत, लेकिन जवाबदेही तो सभी लोगों की बनेगी। इसलिए बनाया गया कि चलिए भाई तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले का जवाब तो मंत्री जी को देना है, कोई भी सदस्य मंत्री जी से पूछ सकता है। लेकिन उसमें यह भी बनाया गया कि जो चौथा तहत प्रश्न बनाया गया कि गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। हमने आपको पहले बताया था कि सरकारी सदस्य किसे कहते हैं और गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं। भाई जो मंत्रिपरिषद में शामिल होता है उसे कहा जाता है सरकारी सदस्य, और जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो गैर सरकारी सदस्य, बेशक वो पक्ष का ही हो। तो यहां पर प्रश्न अब पूछना जरूरी हो गया, किससे? गैर सरकारी सदस्यों से पूछना क्यों जरूरी हो गया? जैसे मान लीजिए, समझने के लिए आप समझ लीजिए कि 2 सांसद हैं, दोनों की सीमा छटी हुई है, संसदीय क्षेत्र की सीमा सटी हुई है,
उन्होंने कहा कि एक सदस्य से कि महोदय आपने जो हमारे क्षेत्र के सीमा के समीप जो रोड है उसका आपने मरम्मत क्यों नहीं कराया, क्योंकि वो आपके क्षेत्र में आता है, तो अगर आप मरम्मत करा देते तो हमारे क्षेत्र के जो जनता है उससे लाभान्वित होती। तो ये प्रश्न कौन पूछेगा कि गैर सरकारी सदस्यों से सदस्य पूछ सकता, कोई भी पूछ सकता है। तो यहां पर संसद में हमारी व्यवस्था बनाई गई कि भाई सबको मंत्री तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जवाबदेही सबकी बना दी जाए। तो प्रश्न काल में जो 11 बजे से 12 बजे तक पहला सत्र चलता है जिसे हम प्रश्न काल कहते हैं, उसमें गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है इस प्रश्न काल में। कि आप ये मत समझिए कि हम पिछले लाइन में बैठे हुए थे हमसे कोई नहीं पूछ सकता, सबसे जवाब लिया जा सकता है, सबको जवाब देना होगा। नहीं जैसे अब क्लास के हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं, क्लास में जो पिछले लाइन में बैठता था या पीछे बीच में बैठते थे तो दूर के ऐसे छुप के बैठते थे, तो उसमें क्या होता था वो समझते थे हमसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर जो सर जी खड़े हैं, मैडम जी खड़ी हैं, मैम खड़ी हैं, वो किसी से पूछ सकते हैं और उनको जवाब देना होगा। या जो क्लास का मॉनिटर है किसी से भी पूछ सकता है, मॉनिटर होते थे ना, तो क्लास का मॉनिटर किसी से पूछ सकता था। यहाँ क्या व्यवस्था बनाई गई, गैर सरकारी सदस्यों को भी प्रश्न का जवाब देना होगा, उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला घंटा समाप्त हुआ। इस दौरान ये प्रोसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा घंटा चालू हो गया, लंच से पहले वाला घंटा प्रारंभ हो गया जिसे शून्यकाल कहा जाता है। हम देखते हैं उसमें क्या होता है। हम देखते हैं दूसरा घंटा अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक, अर्थात लंच से पहले। ये कौन सा है, शून्यकाल। इसे हम शून्यकाल क्यों कहते हैं? शून्यकाल हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी प्रश्न पूछना है इसकी सूचना संबंधित सदन के अधिकारी को पहले से नहीं देनी होती है। आप जब देखते हैं, जब संसद टीवी आप लोग देखते होंगे, तो इस दौरान ज्यादा हो हल्ला होता है। हो हल्ला क्यों होता है? क्योंकि यहाँ व्यवस्था के तहत कार्य ही नहीं होते हैं। जैसे एक सांसद बोलना शुरू किए तो उधर से दूसरा सांसद खड़ा हो गया, बोलना शुरू कर दिया, भाई हमारी बात पहले सुनी जाए। या उधर से तीसरे जो सदस्य जी हैं वो थोड़ा सा छोटे पड़े तो टेबल पे ही चढ़ गए, वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया हमारा प्रश्न सुना जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा हो हल्ला होता है। जो शून्यकाल है, शून्यकाल के तहत जो प्रश्न पूछने का अधिकार हमें दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले से सूचना देने का कोई प्राविधान नहीं है। हालांकि इस शून्यकाल का जो है हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं कि ये शून्यकाल है। ये उपजा कहां से? तो ये हमारे जो मीडिया है, अर्थात भारतीय मीडिया की देन है। ये 1962 ईस्वी के आसपास, ये भारतीय मीडिया जो है 1962 ईस्वी के आसपास इस शब्द को निकाला। यह संसदीय व्यवस्था के तहत संविधान में उल्लिखित नहीं है, यह भारतीय मीडिया की देन है। अर्थात यह केवल मीडिया के दिमाग की उपज है शून्यकाल। अन्य किसी देश में शून्यकाल का कोई प्राविधान नहीं है। हमारे देश में संविधान में कोई प्राविधान नहीं है, केवल इसको मीडिया ने अपने दिमाग की उपज के तहत उपजा दिया। नहीं, बिल्कुल आज भी देखिए मीडिया जो है तरह तरह के तमगे दे रहे हैं लोगों को। किसी को कहते हैं कि आप भक्त हैं, किसी को कहा जाता गोदी मीडिया। जो भी है इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, हम केवल यही बताना चाह रहे हैं कि शून्यकाल जो हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है, यह भारतीय मीडिया की देन है और ये 1962 ईस्वी के आसपास इसकी उपज है। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच के बाद का जो समय शुरू हो गया, अर्थात अब लंच करने जाएंगे। भाई हो हल्ला हो गया, अब यहाँ ज्यादा बोलना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, तो भूखे हो गए, ऊर्जा का ह्रास हुआ। तो ये ऊर्जा को बनाने के लिए पुनः लंच पर चले गए। अब लंच में आएंगे खा पी के तरोताजा होके, पुनः ऊर्जा से स्फूर्ति से पूरा तरोताजा हो जाएंगे, पुनः कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अब आज की कार्रवाई हम लोग भी यही समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर इससे आगे अगर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे लंच के बाद वाला, तो उसमें समय ज्यादा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी। कल की क्लास में हम लोग देखते हैं लंच के बाद जो है हमारे संसदीय प्रक्रिया का क्या कार्य होता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव कब आता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव कैसे आता है, या धन्यवाद प्रस्ताव
कैसे आता है, जो भी है इसकी बेसिक चीजें हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना है।